आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। पिछले सालों के अंदर आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ और साथ में राजस्थान का जो एआरओ और डब्ल्यूआरओ का एग्जाम हुआ 2022 के अंदर, तो उनमें एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्या सवाल थे। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में 60 सवाल हैं, 60 क्वेश्चंस हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि कॉपी और पेन ले लीजिए और 1 to 60 अपनी कॉपी में नंबर्स रख लीजिए और जो मैं क्वेश्चन रिप्रेजेंट करूं आपके सामने उसका आंसर पहले अपने आप लिख लें और अगर सही हो तो राइट टिक कर लें, रॉन्ग हो तो क्रॉस कर सकते हैं आप। इससे आपको खुद समझ आएगा कि आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री पर कितनी पकड़ हो पाई है। ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप देखेंगे कि जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का हमने एक वन शॉट भी कवर किया था। इस वीडियो से पहले का वीडियो जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री के वन शॉट पे है, यानी इसके अंदर मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सभी को मैंने एक वीडियो में कवर किया है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं एक रिविजन के लिए। उसमें एक पीडीएफ भी अवेलेबल है, उस पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। जो भी हो, मैं ये कहूंगा आपको कि ये वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा एनालिटिकल केमिस्ट्री का रिवीजन कर लीजिए। देन मुझे लगता है कि अगर वो रिवीजन करने के बाद इन सवालों को अगर आप देख लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होगा। ओके, तो हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है वो आप देख सकते हैं। पहले हम शुरुआत कर रहे हैं जेआरएफ के एग्जामिनेशन से। 2025 का जो एग्जाम है, लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें ये सवाल आया है। उसके बाद 2024, फिर 23 की 2 शिफ्ट के एग्जाम एंड 2022। तो इस तरह से कुल 4 सालों के पेपर आपके सामने, कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जेआरएफ के। फिर आएंगे पीएचडी एग्जामिनेशन के, फिर बाद में आपको लास्ट में एआरओ डब्ल्यूआरओ के पेपर के क्वेश्चन देखेंगे। आप देखेंगे एआरओ डब्ल्यूआरओ में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और जेआरएफ एसआरएफ में तो इतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। चलो खैर, जो भी है, सबसे पहला क्वेश्चन का आपने सवाल का जवाब अपने मन में सोच लिया होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मुझे पॉज करके आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है और अपना आंसर आपने प्रिडिक्ट कर लिया होगा क्या क्या आंसर होना चाहिए। बहुत ईजी है कि वैसे फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और आयरन, इनके सीधा आपसे पूछे हैं कि कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं। तो आयरन के लिए डीटीपीए मेथड, एफईएमएन, जेडएनसीयू के लिए डीटीपीए एक्सट्रैक्टेंट यूज किया जाता है। फास्फोरस के लिए हम कह सकते हैं ओल्सन मेथड अगर एल्केलाइन और कैल्केरियस सॉइल है। पोटेशियम के लिए आप जानते हैं हम 1 न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिड का इस्तेमाल करते हैं और सल्फर के लिए मॉर्गन रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है मॉर्गन रिएजेंट, वो भी हम जानेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? सही जवाब था आपका, बिल्कुल आपने सही सोचा होगा, यानी आंसर शुड बी द फर्स्ट वन। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छा, उससे पहले बता दिया है कि मॉर्गन रिएजेंट क्या होता है। मॉर्गन रिएजेंट में 10% सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, 3% एसिटिक एसिड के अंदर। सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी HCO3 और 3% एसिटिक एसिड होता है, इसे याद रखना, ये मॉर्गन रिएजेंट है। अमोनियम ऑक्सोलेट क्या होता है? टैम्स रिएजेंट कहते हैं इसे। टैम्स और ग्रीक रिएजेंट जिसकी पीएच 3 होती है। अमोनियम ऑक्सोलेट, इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, याद है? मॉलिब्डेनम के टेस्ट में किया जाता है। चलो खैर, जो भी है, आगे बढ़ते हैं। एक और मैच द फॉलोइंग, तो मैं आपको इससे यही बताना चाह रहा हूँ कि जेआरएफ के जो एग्जामिनेशन है और इवन कुछ एसआरएफ में भी आपको मैच द फॉलोइंग के एनालिटिकल केमिस्ट्री से कई क्वेश्चन दिखेंगे। तो वापस मैच कीजिए, एज़ेटोबैक्टर मेथड, एस्परजिलस नाइगर मेथड और वॉकले एंड ब्लैक मेथड। आप गौर फरमाइए, ये जो ऊपर के जो मेथड दिए गए हैं वो तो क्या है, ये तो माइक्रोबियल, हम कह सकते हैं माइक्रोब का इस्तेमाल करते हुए हम टेस्टिंग जो करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन का एक कंप्लीट टॉपिक है, उसके अंदर आता है सब कुछ। याद है आपको इसका आंसर? मतलब इसका आंसर आप समझ सकते हैं। आई होप आपने इसका आंसर गैस कर लिया होगा। मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर शुड बी द आंसर शुड बी द आंसर शुड बी द फोर्थ वन, यानी एक सेकंड, यानी कनिंग मेला। मैंने दिमाग में ऐसे याद रख रखा है, मेला है ना, मेला मतलब फेयर। जब भी मेला लगता है तो पापा के साथ जाता हूँ। मेला इज रेडी टू पी फॉर पापा। क्या बात कर रहे हो सर, ये कोई ट्रिक हुई? मैं याद रख लेता हूँ। मेला का संबंध मैंने, का रिलेशन मैंने किससे कर रखा है? पापा यानी पी फॉर फॉस्फोरस से कर रखा है। अब ये आपकी चॉइस है, कैसे भी आप याद करें, मुझे इस तरह से याद रह जाता है। अज़ेटोबैक्टर मेथड हम जो देख सकें एस्परजिलस नाइगर मेथड है और वॉकलिन ब्लैक मेथड है। तो वॉकलिन ब्लैक मेथड में बच्चा बच्चा जानता है तो ऑर्गेनिक कार्बन के लिए तो डी का थर्ड होगा। डी का थर्ड हमने बता दिया, ए का हमने समझ लिया सेकंड ही है ना। डी का थर्ड और ए का सेकंड, तो फिर डी का थर्ड और ए का सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है फोर्थ में, तो बी का सेकंड हो गया। एंड एज़ेटोबैक्टर इज रिलेटेड टू द कैल्शियम एंड एस्परजिलस नाइगर मेथड इज रिलेटेड टू पोटेशियम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके आने वाले वक्त में फिर सामने आ सकता है। ठीक है ना। महलिज का भी एक मेथड होता है ना, एक महलिज पॉट कल्चर मेथड, वो क्या था, और नेबर वाला भी होता है एक, नेबर पॉट कल्चर मेथड, और इस तरह के कुछ मेथड्स थे बायोलॉजिकल टेस्टिंग वाले के अंदर आते हैं। अगर आपको याद ना हो तो प्लीज उस टॉपिक को रिवाइज करिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक अब क्वेश्चंस आपको देखेंगे थोड़े से आउट ऑफ द लीक है, मतलब थोड़े इधर उधर के क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि कॉमन एंड प्रिसाइज मेथड टू मेजर द स्टेबल आइसोटोप। स्टेबल आइसोटोप्स को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके लिए क्या मेथड काम में जा सकता है? क्या फ्लेम स्पेक्ट्रोमेट्री काम में लेंगे, या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, या स्पेक्ट्रो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या क्रोमेटोग्राफी? चार में से ऑप्शन क्या होना चाहिए?
अगर जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो याद रखें कि इसका जो आंसर ऑफिशियल आंसर की में दिया गया वो फ्लेम फोटोमीटर दिया गया, जो कि मुझे लगता है सही नहीं है। मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। कैसे? तो देखिए, स्टेबल आइसोटोप, आइसोटोप होते क्या है, पी आ रहा है, मैं ऐसे याद रखता हूँ आइसोटोप, पी फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ऐसे एटम्स जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है ना, जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर जिनका सेम है, लेकिन एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो है वो अलग है, उन्हें हम आइसोटॉप कहते हैं। पता है आपको ये बात? बेसिक केमिस्ट्री में आती है ये चीजें। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा कॉपी में कि आइसोटॉप क्या होते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं एटम्स, those atoms which are having the same atomic number which is equals to the number of protons but having the different atomic weight, या हम कह सकते हैं एटॉमिक मास। ओके, तो अब ऐसे जो होते हैं स्टेबल आइसोटोप डिफर ओनली देयर ऑफ कोर्स इन मास, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस नहीं होता, लेकिन उनके मास में डिफरेंस होता है। तो इसलिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जा सकता है आइसोटोप्स के जजमेंट के लिए। तो जबकि फ्लेम फोटोमेट्री तो हमने पढ़ी भी है, फ्लेम फोटोमीटर को हमने समझा था पिछले वीडियो में, हमने एएएस के बारे में समझा था हमने, है ना। तो इन दोनों की बातें हमने की है। तो उसके अंदर तो एनर्जी छोड़ना, उसको ऑब्जर्व करना, और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में मतलब सिर्फ एनर्जी को एमिट करके उसे जज किया जाता है, तो उसका संबंध किससे नहीं है? आइसोटोप से नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है, और क्रोमेटोग्राफी के अंदर तो सेपरेट करा जाता है कंपाउंड्स को, है ना, तो कलर्स को वगैरह का इस्तेमाल करके, बट इसका संबंध उनसे नहीं है। तो आंसर मुझे लगता है इसलिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियल आंसर के में फ्लेम फोटोमीटर दिया हुआ था। मेरा काम है आपको जो बात है वैसे बता देना। अब आप थोड़ा सा अपने मेंटर्स या किन्हीं दोस्तों से डिस्कस करते हुए समझिएगा कि उसका आंसर और क्या किया जा सकता है। मेरे ख्याल से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होना चाहिए। और कोई थॉट हो आपका तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे दिया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग पैरामीटर रिलेटेड टू इरिगेशन। अगेन कहूंगा, इरिगेशन वाटर क्वालिटी से रिलेटेड 3 सवाल हैं आपके सामने, अभी जो आएंगे। एक ये हो गया, 2 और आएंगे। ये सवाल जो है ना, आप देखेंगे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। ऐसा लगेगा आपको कि यार इनका जवाब पिछले 2025 में अभी जो आया वो ठीक है, 2024 में आया था तब आईसीआर ने कुछ और आंसर मान लिया, और 2023 में आया था तब कुछ और आंसर मान लिया। सभी तीनों तरह के क्वेश्चन को मैं अभी आपके सामने दिखा दूंगा। अभी क्या कह रहा है? अभी ये पूछ रहा है कि बताओ इरिगेशन वाटर क्वालिटी के रिस्पेक्ट में कौन से पैरामीटर इंपॉर्टेंट है ना। ये पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग पैरामीटर रिलेटेड टू इरिगेशन वाटर क्वालिटी इन इरिगेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। क्या का सीक्वेंस? देखो पहली बात तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, काय का सीक्वेंस। क्वालिटी के अंदर सबसे बेटर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो पैरामीटर के अंदर मुझे लगता है ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा बेटर इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा है। क्या टर्बिडिटी सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? क्या डिजॉल्व ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? या माइक्रोबियल कंटेमिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए? गैस करिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। मैं रिवील कर रहा हूँ आंसर, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आंसर। आंसर शुड बी द थर्ड, यानी ऑफिशियल आंसर की में दिया है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या हम कह सकते हैं कि सॉल्ट्स जो अवेलेबल हैं पानी के अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट है इरिगेशन वाटर के लिए। जो कि समझ भी आता है कि भाई पानी में अगर सॉल्ट होंगे तो वो सॉल्टी वाटर जो है पौधों के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है नेगेटिव क्रिएट करेगा, तो पौधों के लिए सही बात नहीं है। तो ठीक है, एक नंबर पे समझ आता है कि सैलिनिटी ठीक है। दूसरी बात हमें समझ आती है कि टर्बिडिटी, जितना मटमैलापन होगा पानी में, जितना पानी दूषित होगा, टर्बिडिटी उतनी ज्यादा होगी इसमें। ठीक है, समझ आता है। तीसरा बताया इन्होंने माइक्रोबियल कंटामिनेशन, बीओडी जिसे हम कह सकते हैं, है ना, या माइक्रोबियल कंटामिनेशन मतलब किसी भी तरह का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कारण उनके अंदर प्रॉब्लम्स हो पानी में। और चौथा बताया डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, कि कितनी डिजॉल्व है ऑक्सीजन, जितनी ज्यादा डिजॉल्व होगी ऑक्सीजन उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उतना कम होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट जानते हैं हम बीओडी का? जितनी ज्यादा बीओडी है मतलब जितनी ज्यादा डिमांड है, मतलब उतनी ज्यादा पॉपुलेशन है उसके अंदर, है ना। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल साइंस के अंदर। चलो खैर, अभी हम ये कह रहे हैं कि ये आईसीआर ने इसका आंसर माना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उससे कम उन्होंने इंपॉर्टेंट या हम सकते हैं रिलेशन माना है पैरामीटर में टर्बिडिटी का, उससे कम माना है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का, और सबसे कम माना है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया गया है उसमें फिर यही इस तरह से सवाल पूछा गया है, लेकिन अब आपसे पूछा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए जगह यहाँ पे मुझे लगता है इन्होंने नया नाम दे दिया, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड दे दिया, हैवी मेटल कंसंट्रेशन दे दिया, वाटर टेम्परेचर दे दिया, और पीएच लेवल दे दिया। तो अब बताइए क्या होना चाहिए आंसर, जरा सोचिए। पहला क्वेश्चन तो अलग था, चलो ठीक है हमने समझ लिया। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया है, सोचिए अब क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है ना। क्या करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए वाटर क्वालिटी के रिस्पेक्ट में इरिगेशन क्वालिटी का? कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा? क्या लगता है आपको? आंसर दिया गया है फोर्थ, यानी सबसे ज्यादा इस बार माना है पीएच को, कि पीएच जितनी ज्यादा होगी। अब मतलब हमें ये समझना है कि सैलिनिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसे मान लिया गया है? पीएच को मान लिया, या फिर टीडीएस से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसे मान लिया? पीएच को माना है। ठीक है, उसके बाद टीडीएस को माना है, उसके बाद माना है हैवी मेटल
कंसंट्रेशन को, और सबसे कम माना है वाटर टेम्परेचर को। तो समझ में आता है कि भाई पानी गर्म हो चाहे ठंडा हो, एकदम ही उबलता पानी दोगे पौधों में तो दिक्कत दे सकता है, लेकिन पानी थोड़ा ठंडा ज्यादा नॉर्मल जो रेंज होगी वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, है ना। चलो यहाँ तो फिर भी हम सेटिस्फैक्टरी कहते हैं, समझ आती है ये बात। लेकिन आप देखेंगे इसी तरह का और भी सवाल आया हुआ है ना, 2023 में आया हुआ है आई थिंक ये, कि अरेंज द फॉलोइंग इरिगेशन वाटर क्वालिटी इन इरिगेशन, जो आपको सैलिनिटी, पीएच, सेडिमेंट कंटेंट और केमिकल कंटेमिनेंट्स के रूप में पूछा गया है। फिर पीएच और सैलिनिटी के बीच में हमें किसी एक को चुनना है। क्या लगता है क्या चुना गया होगा? अपना आंसर सोचिए पहले। आई होप आपने नंबर 6 क्वेश्चन का आंसर अपनी तरफ से सोच लिया होगा। क्या मैं आपको आंसर रिवील करूं? आंसर रिवील करूं तो आंसर शुड यहाँ जो बताया गया है वो है सेकंड, यानी सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बार सैलिनिटी को माना है। अभी आपने देखा टीडीएस से इंपॉर्टेंट तो पीएच को मान लिया था, लेकिन अब की बार किसको माना गया? सैलिनिटी को माना गया है। उसके बाद सेडिमेंट कंटेंट को माना गया है, उसके बाद केमिकल कंटेमिनेशन और सबसे कम माना गया है पीएच को। तो यहाँ मैं ये कहूंगा कि ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, मुझे नहीं लगता है कि आंसर सही है। मुझे लगता है कि इसका आंसर अभी भी बी, ए, फिर डी और सी हो सकता है ना। मुझे तो थर्ड लगता है इसका आंसर, बट आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 के रिलेटेड, है ना। चौथा और पांचवा तो फिर भी हम याद कर लेंगे, 2023 में आया है तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है मुझे। आपका क्या आंसर है मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे वापस बढ़ रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। देखो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया, तो मतलब वही कह रहा हूँ, जेआरएफ एसआरएफ में मैचअप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आप बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? बहुत ही आसान है, जेल्डाल मेथड, ब्रे नंबर 1, अमोनियम एसिड एक्सट्रैक्शन, फ्लेम फोटोमेट्री। सबके जवाब अगर आपने रिवीजन किया है एनालिटिकल केमिस्ट्री का तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ जल्द से। आंसर शुड बी द फोर्थ वन। ऑफ कोर्स ये जेल्डाल मेथड नाइट्रोजन एस्टिमेशन से रिलेटेड है, अमोनियम एंड, है ना। एक मिनट, हाँ तो ये होगा ए का थर्ड बिल्कुल। और ब्रे नंबर 1 इज रिलेटेड टू फॉस्फोरस, ठीक है। अमोनियम एसिड पोटेशियम के लिए, फ्लेम फोटोमीटर भी पोटेशियम के लिए होता है। तो टोटल अच्छा ए का थर्ड हो गया। अमोनियम एसिड एक्सट्रैक्शन इज रिलेटेड टू द, हम कह सकते हैं कि अमोनियम पोटेशियम कंटेंट इन द सॉइल, बी का सेकंड माना गया है, बी का फर्स्ट माना गया है, सी का फोर्थ माना गया है। अमोनियम एसिड एक्सट्रैक्शन इज रिलेटेड टू एक्सचेंजेबल अमोनियम एंड पोटेशियम कंटेंट इन द सॉइल। बिल्कुल, अमोनियम और पोटेशियम का साइज लगभग बराबर होता है, उनको एक्सचेंज करने के लिए हम अमोनियम एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लेम फोटोमीटर इज रिलेटेड टू द पोटेशियम कंटेंट, ये हमको पता ही है। तो वही बातें होंगी, ठीक है। फटाफट से ब्रे नंबर 1 का कंपोजिशन बता दीजिए, गेस कर लीजिए। फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं है, वही बात। सोच लिया होगा आंसर आपने। आंसर शुड बी द फोर्थ वन, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे नॉर्मेलिटी को सही माना गया है। ऑफिशियल आंसर की में 0.03 नॉर्मल अमोनियम फ्लोराइड और 0.05 नॉर्मल HCl को माना गया है। जबकि आप अगर देखें अमोनियम फ्लोराइड जो है उसकी नॉर्मेलिटी बराबर होती है उसके मोलरिटी के। तो आंसर तो सी भी सही है, टेक्निकली देखा जाए तो आंसर भी सी सही है। सी और डी दोनों होने चाहिए मुझे लगता है इसका आंसर, ठीक है। पर ये मेरी राय है, मुझे लगता है दोनों आंसर सही होने चाहिए, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में फोर्थ दिया गया है। अगर आपके कुछ विचार हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आगे बढ़े, 9th क्वेश्चन के अंदर जो दिया है कि ग्रेविमेट्रिक मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड, वॉकले ब्लैक मेथड एंड जेल्डाल मेथड। इजी है बहुत क्वेश्चन, प्रैक्टिस करिए, फटाफट से आंसर बताइए इसका। होप मुझे पोस्ट करके आपने आंसर समझ लिया है। आंसर मैं रिवील करूं तो आंसर शुड बी द सेकंड वन, यानी ए का फोर्थ। ग्रेविमेट्रिक मेथड इज रिलेटेड टू सॉइल मॉइस्चर, ऑफ कोर्स, है ना। सॉइल मॉइस्चर का हम एक सूखी मिट्टी, एक गीली मिट्टी का वेट लेते हैं, W1 - W2 अपॉन W2 × 100। याद है वो फॉर्मूला? याद है तो अच्छी बात, नहीं है तो याद करिएगा, इंपॉर्टेंट होता है ग्रेविमेट्रिक मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड हमें पता है सॉइल टेक्सचर से रिलेटेड है, वॉइकस हाइड्रोमीटर मेथड बोलते हैं हम। वॉकले एंड ब्लैक मेथड रिलेटेड टू कार्बन, और जेल्डाल मेथड इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन, ऑफ कोर्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो पूछ लिया कि डाइवेलेंट कैटायन की किलेट्स के साथ क्या संबंध होता है। किलेट्स, है ना, किलेट्स, क्लॉव, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, याद है आपको? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है क्लॉव, जिसका मतलब होता है कि पंजा, एक तरह से, है ना। क्लॉव जैसे हम कहते हैं, किलेट का मतलब पंजा होता है। तो डाइवेलेंट्स का क्या एफिनिटी है, कौन सबसे जल्दी जुड़ता है इसमें? कॉपर जुड़ेगा, निकल जुड़ेगा, कोबाल्ट जुड़ेगा या जिंक जुड़ेगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन है जो हमने शायद वन शॉट वीडियो में नहीं कवर किया है, ऐसा तरह से कुछ, है ना। और जनरली इधर उधर ये क्वेश्चन करने का टारगेट यही होता है पीवाई क्यू का, कि हम जो पढ़ के आए हैं वो तो संभल ही लें कि अच्छा जो पढ़ के आए हैं उसमें वो तो पूछा जा ही रहा है, इसकी कुछ इधर उधर की चीजें भी पूछी जा रही हैं। जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ मैं कि AAS के बारे में आपने देखा, या फ्लेम फोटोमेट्री, और कुछ इधर उधर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके सामने। इरिगेशन वाटर क्वालिटी के क्वेश्चन आपने देखा किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो यही हमारा टारगेट होता है इन चीजों को पढ़ने। होप आपने आंसर समझ लिया होगा क्या होगा। सोचा नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, अभी याद कर लीजिएगा। इसका आंसर है ABCD, यानी कॉपर सबसे ज्यादा अच्छे से बॉन्ड बनाता है किलेट्स के साथ, उससे कमजोर है निकल, उससे कम है कोबाल्ट, उससे कम है जिंक। क्या आपको याद है इरविन विलियम्स स्टेबिलिटी सीरीज?
क्या आपको याद है? इरविन विलियम स्टेबिलिटी सीरीज। आप कहेंगे याद है, तो आपको या चांसेस होगा कि आपने सुधीर सर का को भी इसमें ट्रिक सुना होगा। मुझे इनकी ट्रिक पसंद है। यहाँ पे वो ट्रिक बताया करते हैं, क्यों निकुंज फिरे मन, क्यों निकुंज, कुंज में यहाँ जिंक भी आता है उनके अकॉर्डिंग, है ना, लेकिन मैंने इंटरनेट पे देखा यहाँ जिंक नहीं था, तो एक बार हटा दिया मैंने। क्यों निकुंज फिरे मन, निकुंज का मतलब समझते हैं, जिसका निकुंज होता है ना, घर, घर को बोलते हैं। क्यों निकुंज फिरे मन, या बेघर मान लीजिए, क्यों बेघर फिर रहा है मन, तो उससे रिलेटेड ट्रिक बताते हैं सुधीर सर। तो मैंने भी इसी तरह से याद कर रखा है, तो उसी अकॉर्डिंग क्यों निकुंज, है ना, निकुंज हम देख सकते हैं कि कॉपर के हाँ, कोबाल्ट के बाद ही आता है जिंक, जिंक, है ना। क्यों निकुंज फिर मन है, एफ और एम एन और नीचे हो जाते, लेकिन अभी हमारे को 4 ही दिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इनका क्लेट्स के साथ संबंध जो है वो ज्यादा इसी ऑर्डर फॉलो करता है। तो ये पीवाईक्यू में आया है, तो हमने इस तरह से याद कर लेना है, ठीक है ना। और हमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मरकरी। अभी देखो इधर का क्वेश्चन है कि मरकरी की डिटरमिनेशन के लिए कौन सा एएएस काम में आता है। अरे हमने तो एएएस की वर्किंग पढ़ी थी बस, ये एएस के ही टाइप में आ गया, तो थोड़ा अलग डीप डाउन क्वेश्चन हो गया। बताओ मरकरी के लिए स्पेसिफिक कौन सा काम है इसको, तो पीवाईक्यू से ही याद कर लेंगे। पता है तो ठीक, नहीं पता है तो याद कर लेंगे कि कोल्ड वेपर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम बताते हैं कि जो एच यानी हम मरकरी देखते हैं, वो मरकरी है, वो वोलेटाइल हो सकता है ना। मरकरी इज यूनिक बिकॉज इट कैन बी रिड्यूस्ड टू इट्स एलिमेंटल फॉर्म, ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है, एंड वोलेटाइलाइज्ड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वोलेटाइलाइज हो जाता है, भाप बन सकती है इसकी। तो अगर कोल्ड वेपर काम में लोगे तो टेम्परेचर कम है ना, तो उससे उसमें भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि स्टेनस क्लोराइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, इस तरह की चीजें अगर काम में लें, तो मरकरी की वेपर जनरेट होगी, विच इज देन कैरिड आउट इनटू एब्जॉर्प्शन सेल। दिस प्रोवाइड वेरी हाई सेंसिटिविटी फॉर मर्करी। लेकिन फ्लेम फोटोमीटर हो गया या ग्रेफाइट फर्नेस जो होगी, उसके अंदर इसका बहुत ज्यादा वोलेटिलाइज हो जाना जो है वो इसका अच्छा प्रिसीजन नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो हमने ये क्या समझा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही याद कर लिया कि भाई मर्करी जो है उसके लिए स्पेसिफिक एएएस काम में लिया जा सकता है, जो कि है कोल्ड वेपर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। डन, याद रहेगा, याद रखना। नेक्स्ट है 1 लीटर 1 मोलर H2SO4 बनाने के लिए आप कितना ग्राम H2SO4 डालेंगे, जरा बताइए। बहुत ही ईजी सा सवाल है, अगर कॉन्सेप्ट पते हैं तो। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला वीडियो भी देख सकते हैं आप, इसके लिए अगर अपने पेज टाइट करना चाहें तो, है ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ सकते हैं। चलो खैर, इसका आंसर होगा फर्स्ट यानी 98। हो सकता है आपका दिमाग में आंसर आया हो 49, हो सकता है 49 तब आ सकता है आपके दिमाग में जब आपको ये पता हो कि यहाँ नॉर्मेलिटी पूछी हो। वन नॉर्मल लिखा होता ना, वन नॉर्मल लिखा होता तो हम इसके इक्विवेलेंट वेट यानी वैलेंसी जो है उसका भी भाग लगाते, तो 98 में 2 का भाग लग जाता। लेकिन हमें तो भी मोलैरिटी पूछी है, तो आंसर शुड बी द फर्स्ट वन, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्पेक्ट्रम पूछा है कि लाइन सॉरी एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या ये लाइन स्पेक्ट्रा का एग्जांपल है या कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा का एग्जांपल है, ये लाइन और कंटीन्यूअस दोनों का एग्जांपल है या बैंड स्पेक्ट्रा का एग्जांपल, बताइए। आप कहेंगे आपने ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं, बिल्कुल मेरे उस वन शॉट में तो नहीं था ये, बेसिक केमिस्ट्री के अंदर आती है चीजें है ना, बेसिक केमिस्ट्री में बच्चों को पता होती है चीजें, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा का क्या मतलब है कि देखो एटॉम्स हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, एटम्स के अंदर क्या होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर ऊपर अलग अलग शेल्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, राउंड घूमते हैं उसके अंदर। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम दीज लेवल दे एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी या तो ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो कुछ एनर्जी को छोड़ते हैं। दिस प्रोड्यूसेस शार्प लाइन एट डेफिनाइट पोजीशन, हाँ, जो एनर्जी को छोड़ते हैं उसको हम एक शार्प लाइन के रूप में समझते हैं, जिसे लाइन स्पेक्ट्रम कहा जा सकता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि हॉट सॉलिड और लिक्विड, जैसे कि सनलाइट और किसी पर्टिकुलर, मुझे लगता है रेडिएशन की बात हो रही है, पर्टिकुलर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोल सकते हैं हॉट लिक्विड्स वगैरह में से। बैंड स्पेक्ट्रा बोला है क्लोजली स्पेस लाइन जो होती है, पर्टिकुलर H2O2 वगैरह N2 के अंदर स्पेक्ट्रा, क्लोज्ड स्पेस लाइन जो बनती है, उन बैंड्स को बैंड स्पेक्ट्रा कहा गया। स्पेसिफिकली तो मैं इनको डिफरेंशिएट करके आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप समझें कि लाइन स्पेक्ट्रा कहा गया है कि एटम्स के अंदर एक सेल से ऊपर ऊपर से नीचे आने पर कुछ एनर्जी छोड़ रहे हैं, उससे जो एनर्जी निकल रही है उसे लाइन स्पेक्ट्रा के रूप में समझा गया है। और एन एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज द यूनिक पैटर्न ऑफ EMR, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted or absorbed by an atom due to the electron transpositioning between the discrete energy level acting as fingerprint for the element, है ना। हर एलिमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम होता है, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी ऊपर शेल से नीचे शेल में आते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर रेडिएशन छोड़ते हैं, जिनसे उनका क्या बनता है, एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम बनता है।
यही स्पेक्ट्रम जो है आपको एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ का आप याद कर लो, चाहे वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का याद रख लो, ये आपकी चॉइस है। क्या बोल रहा हूँ दोस्त, याद करिए, इंपॉर्टेंट है। ध्यान टूट रहा है तो वापस आ जाइए। क्या बोल रहा हूँ, अब तक आपने अगर बीच का जो पार्ट था वो अगर समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूँ उसे प्लीज पकड़ के याद कर लीजिएगा। ये जो स्पेक्ट्रम का जो सीक्वेंस दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक ऐसी स्टोरी के रूप में याद रखता हूँ। यूवी नाम का एक मेरा दोस्त है, यूवी युवराज नाम का मेरा दोस्त है। उसको गम आया, गामा रेज यानी उसको गम आया, तो उसने एक्सरे कराया। मेरा एक दोस्त है, उसको गम आया, उसने एक्सरे कराया। एक्सरे किससे कराया? यूवी से कराया। यूवी को गम नहीं आया, ऐसे ध्यान में रखो। चलो ये कट कर देते हैं, वापस एडिट करके वापस शुरू करते हैं। आपको एक स्टोरी याद रखनी है कि मेरा एक दोस्त है जिसको कुछ गम आया, गामा रे यानी उसको गम आया। गम आया तो उसने एक्सरे कराया। एक्सरे किससे करवाया? तो उसने अपने एक दोस्त यूवी यानी युवराज से अपना एक्सरे कराया। यूवी के पास जब वो गया तो यूवी ने क्या कहा, उसके ऊपर इंफ्रारेड लाइट डाली, उसके ऊपर इंफ्रारेड लाइट डाल के देखी कि भाई तेरे अंदर क्यों गम है। तो उसने इंफ्रारेड लाइट डाल के देखी। इंफ्रारेड लाइट डालने से कुछ समझ नहीं आया यूवी को। तो यूवी ने कहा भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, तेरे को अब माइक्रोवेव में बिठाना पड़ेगा। माइक्रोवेव में बिठाना पड़ेगा, बिल्कुल माइक्रोवेव में बिठाना पड़ेगा। तो उसको माइक्रोवेव में बिठा दिया मेरे दोस्त को। अब मेरा दोस्त माइक्रोवेव में बैठा बैठा कहता मैं तो बोर हो रहा हूँ, तो क्या करें, उसके लिए एफएम यानी रेडियो शुरू कर दिया। तो रेडियो वेव्स यानी रेडियो शुरू कर दिया। जब रेडियो शुरू कर दिया तो यहाँ तक बात याद रह सकती है, रेडियो वेव्स तक। तो आपको एक सीक्वेंस याद रह सकता है इस स्टोरी के जरिए, जो कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ का हो सकता है। आपको इससे अलावा कोई और ट्रिक याद हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो आपको जो भी ट्रिक याद है याद रखें उसे, बहुत जरूरी है कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ का सीक्वेंस क्या है, बढ़ती हुई वेवलेंथ का सीक्वेंस क्या है ना। और आप देखेंगे यूवी जो रेज हैं उनके अंदर वेवलेंथ कहाँ से जा रही है, 10⁻⁻6 से 10⁻⁸ मीटर के अंदर जा रही है, ठीक है ना। और बीच में जो यहाँ यूवी के बाद और इंफ्रारेड के बीच में हम देखते हैं वॉयलेट टू आर यानी विबग्योर। हम बचपन में पढ़ के आते थे, विबग्योर मतलब समझते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, विबग्योर जिसको बोलते थे हम। तो वो भी मुझे पता होनी चाहिए। तो ये याद रखना कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ का और इधर की तरफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है। तो वेवलेंथ अगर बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी घट रही है। समझ आ रही है बात? पता होगा, पी वाई क्यू अगर सॉल्व कर रहे हैं आप तो मुझे लगता है बेसिक बातें आपको पता है। तो बेसिक बातों में ही आती है ये बात कि वेवलेंथ अगर बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है ना। और या इस तरफ जाएंगे तो हम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? गामा रेज की है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? गामा रेज की है। इस फंडे को दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अब बताओ ईएमआर के हिसाब से ही डिक्रीजिंग एनर्जी, मतलब ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। देखो मैंने आपको कहा ना, इंफ्रारेड, गामा रे, विजिबल रे, इनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा हमसे? डिक्रीजिंग एनर्जी। डिक्रीजिंग एनर्जी बोल दो चाहे डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी बोल दो, एक ही बात है। डिक्रीजिंग एनर्जी बोल दो चाहे डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी बोल दो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज टू एच न्यू। पता है आपको? E इज टू एच न्यू होता है, तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। चलो कोई बात नहीं, अभी समझिए कि डिक्रीजिंग एनर्जी मतलब डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी मतलब इंक्रीजिंग वेवलेंथ। समझा? बात की थी हमने वही बात है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? वही बात है, गम आया, फिर वो यूवी के पास गया था, यूवी ने इंफ्रारेड डाला, तो बी के बाद ए के बाद, है ना, गम आया, यूवी के पास गया, अल्ट्रा वायलेट के बाद वायलेट आता है ना। तो फिर गामा रे, विजिबल रे, फिर इंफ्रारेड, और फिर उसके बाद लास्ट में रेडियो वेव्स आना चाहिए। आंसर शुड बी द सेकंड, यानी पहले गामा रेज, उसके बाद विजिबल रेज, उसके बाद हम देख सकते हैं इंफ्रारेड, और सबसे लास्ट में रेडियो वेव्स। ओके, सीक्वेंस फॉलो होगा जो इस तरह से है। पिक अप द वेवलेंथ रेंजेस एसोसिएटेड विद यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो ऐसा एक निराला क्वेश्चन आया था, है ना। ये आई थिंक स्पेक्ट्रो सॉरी एसआरएफ का क्वेश्चन है। एसआरएफ में 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज क्या होती है वेवलेंथ की। वेवलेंथ की हमें रेंज याद रखनी है कि कितनी है। यूवी अल्ट्रा वायलेट है ना, अल्ट्रा वायलेट का मतलब संबंध देखो, ये रहा वायलेट। वायलेट से भी स्पेसिफिकली आप देख लीजिए, 750 तक हमारा रेड होता है, और वायलेट का हम लगभग 400 तक जा रहा है ना। तो 400 से भी हम क्या कर रहे हैं, कम वेवलेंथ दिख रहे हैं। 400 से भी कम वेवलेंथ है यूवी की, तो यूवी की रेंज जो है वो 400 के आसपास की है, नैनोमीटर के अंदर हम कहें तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आंसर शुड बी द सेकंड वन, यानी 400 से 100 के आसपास। तो याद रख लीजिएगा, याद रखना है तो, नहीं तो थोड़ा सा जो समझाने की कोशिश की उसके थ्रू याद कर लीजिएगा। आई होप ये आपको याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है।
पीएच रेंज, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है क्वेश्चन, क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था जेआरएफ का तब ये आया था और तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये कहाँ से आ गया। ऐसी पीएच रेंज जिस पर कलर चेंज हो जाता है इंडिकेटर का, उस पीएच रेंज को क्या कहते हैं? याद है आपको, मैंने वन शॉट के अंदर भी मेंशन किया था, बार बार मैं जोर देता हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन मुझे नहीं आया तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे से याद रह पाता है कि हाँ मुझे ये नहीं आया था बिल्कुल। और मैंने बहुत ढूंढा भी एक्चुअली, इंटरनेट पे भी ढूंढा, कई किताबों में ढूंढा था पहले, है ना, तब मुझे नहीं मिला था। लेकिन IEEE की जो सॉइल एनालिसिस की किताब है वो पढ़ी तो समझ आया कि ये पीटी होता है। पीटी का मतलब क्या है, याद रखना, द पीएच एट विच द टाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर इज जस्ट कंप्लीटेड, है ना। तो एक एंड पॉइंट को हम तरह से पीटी कह सकते हैं, तो वो एंड पॉइंट है जहाँ कलर चेंज हो जाता है, तो उसे हम टाइट्रेशन एक्सपोनेंट भी कहते हैं। याद रखिएगा, टाइट्रेशन एक्सपोनेंट भी कहते हैं, जैसे पीटी कहा जा सकता है, याद रहेगा। उसके बाद है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट डिपेंड्स ऑन, सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट किस पे डिपेंड करता है? बताइए आंसर क्या होगा? पॉज कर लिया मुझे, आंसर सोच लिया अपना, आंसर शुड बी ऑफ कोर्स सही होगा, आपका आंसर फर्स्ट होगा, यानी इक्विवेलेंट वेट जो है वो जो नॉर्मल हम देख सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड दैट कंबाइंड इन द सॉइल, उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है ना, कि वो कितने H+ छोड़ सकता है, कितने OH छोड़ सकता है, या कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, वो उसकी वैलेंसी पे डिपेंडेंट होता है। इसके आंसर शुड बी द फर्स्ट वन। मिक्सिंग रेशियो क्या होता है? ये भी मेरे टाइम पे आया था क्वेश्चन, मतलब 2023 का ही सवाल है जेआरएफ का। बताइए मिक्सिंग रेशियो का क्या होना चाहिए? पता है तो ठीक, नहीं तो याद रख लेना, ये केजी पर केजी इसकी यूनिट होगी। क्या होगी? केजी पर केजी होगी इसकी यूनिट। आंसर शुड बी द थर्ड वन। क्यों, क्या होता है मिक्सिंग रेशियो? मिक्सिंग रेशियो वास्तव में मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर। अच्छा, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही है? हाँ जी, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर निकालनी है अगर आपको एटमोस्फेयर की, तो उसके लिए आप मिक्सिंग रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, मास ऑफ वाटर वेपर बटा मास ऑफ ड्राई एयर, तो इसे हम कहते हैं मिक्सिंग रेशियो। मिक्सिंग रेशियो, अब दोनों ही क्योंकि मास है तो इसलिए हमें केजी और केजी इस्तेमाल करना पड़ेगा, या ग्राम और ग्राम ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसे याद रखना, ये क्या है? मिक्सिंग रेशियो है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है 18वां क्वेश्चन, क्वांटिटी ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द 500 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल Na2CO3। क्या ये आप सॉल्व कर सकते हैं अपने आप? क्या ये आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं? Na2CO3, पहले तो हमें इसका एटॉमिक वेट निकालना पड़ेगा। एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे कि भाई एक सोडियम का होता है 23, एटॉमिक वेट मालूम है आपको? सोडियम जो है 11 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक वेट होता है 23, तो 23 इंटू 23 मतलब 23 इंटू 2, क्योंकि 2 सोडियम है हमारे पास, तो 46, 46 प्लस कार्बन का होता है 12, 46 प्लस 12 कितना हो गया? 58, 58 में मुझे ऐड करना होगा 3 ऑक्सीजन का वेट, ऑक्सीजन होता है एक 16 नंबर पे, 16 16 16 16 35 16 48 48, तो 48 और 58 मुझे ऐड करना है, तो कितना आएगा आंसर सोचिए? 48 और 58 हो गया 90 प्लस 16 यानी 106, आई थिंक 106 आएगा इसका। अब 106 तो क्या आ गया इसका टोटल Na2CO3 का एटॉमिक वेट आया। अगर मैं इसकी वैलेंसी देखूं तो कितनी है? 2, क्योंकि Na2CO3 है तो Na के ऊपर +1 चार्ज है, कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Na2CO3 का इक्विवेलेंस वेट जो है वो कितना आया? EW कितना आएगा? 106/2, यानी कितना हो गया? 53, 53 आ गया। अब 53 तो आया, लेकिन मुझे 0.1 नॉर्मल बनाना है, 1 नॉर्मल नहीं बनाना, 0.1 नॉर्मल बनाना, 10 गुना कम लेना पड़ेगा, 10 गुना कम लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? 53 की जगह 5.3 हो गया। अब 5.3 तो तब लेना होता जब मुझे 1 लीटर बनाना होता, अब 1 लीटर नहीं, हमें तो 500 ml में ही डालना है, तो 500 ml में डालना है तो उसका भी आधा करना पड़ेगा, यानी उसका भी आधा करेंगे तो कितना आएगा? 2.65 आएगा। आया क्या समझ में? नहीं आया तो मैं कोशिश करूंगा एडिटिंग के टाइम पे आपके सामने ये चीजें लिखी भी आएंगी, लिखी हुई आए तो आपसे समझ लीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वन और फ्यू इक्विवेलेंट कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द सैंपल। कुछ चीजों की गणना करनी है तो उसे आप क्या करोगे, क्या कहोगे? कुछ चीजों का एनालिसिस करना है तो पार्शियल एनालिसिस कह दिया जाएगा। कंप्लीट एनालिसिस है, कंप्लीटर नहीं है। कंप्लीट एनालिसिस कब बोलेंगे? जब सारे टोटल न्यूट्रिएंट्स निकालने बैठ जाओगे। अप्रोक्सीमेट मतलब कुछ रेजिड्यूज वगैरह निकालोगे, इस तरह से लिखा दिया है मैंने आपको कि भाई पार्शियल कब होगा? जब आप कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंट ढूंढ रहे हैं, जैसे सिर्फ नाइट्रोजन। कंप्लीट एनालिसिस कब है? जब सारे मेजर कंस्टिट्यूएंट ढूंढ रहे हैं। अप्रोक्सीमेट कब बोलना है? जब ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कंस्टिट्यूएंट जैसे कि मॉइस्चर, ऐश, क्रूड, इधर उधर की सभी चीजें निकाल रहे हो तो वो अप्रोक्सीमेट हो गया। और अल्टीमेट मतलब क्या हो गया? डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, कोई पर्टिकुलर सिर्फ एक इंडिविजुअल का निकाल रहे हो तो वो है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑन द स्पॉट जिस इंसान को आया होगा वो आया होगा, मतलब पार्शियल मान के आंसर करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी?
याद है N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, है ना? आई थिंक नहीं, N1V1 नहीं लगेगा, यहाँ पे सीधा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगना चाहिए। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू W अपॉन EW इंटू 1000 अपॉन V। याद है, मैंने आपको नॉर्मेलिटी के फॉर्म टाइम पे आपको याद कराया था फॉर्मूला। W कितना है 5 ग्राम अपॉन EW कितना है 40, 5 अपॉन 40 इंटू 1000 अपॉन 250। तो 1000 अपॉन 250 करेंगे तो 4 आएगा, 4 से कट जाएगा 40, तो आंसर आएगा 10, तो ऊपर आएगा 5 अपॉन 10 0.5, तो आंसर शुड बी द फर्स्ट वन। समझ में आया? नहीं आया तो मैं आपको रिटर्न में इन सबके एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा, तो आप पढ़िएगा, उसको समझ में आ जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि छोटे मोटे इजी से न्यूमेरिकल आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के, वो आप याद कर लीजिएगा। वेट डाइजेशन मेथड बताइए किसके लिए काम में लेते हैं? वेट डाइजेशन मेथड याद होगा आपको, ऑर्गेनिक कार्बन के लिए काम में लिया जाता है। पीएचईसी के लिए तो नहीं लेते, सीएसी के लिए भी हम अमोनियम एसिटेट काम में ले सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कार्बन के लिए क्या काम में लेते हैं? क्रोमिक एसिड काम में लेते हैं। क्या होता है क्रोमिक एसिड? H2SO4 होता है उसमें, और K2Cr2O7 होता है। याद है आपको? याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्लीज वन शॉट वीडियो देखिए, उसमें मैंने सब कुछ सारी चीजें अच्छे से बताई हैं, आपको याद कर पाएंगे आप। 0.30% इक्विवेलेंट बता रखा है, वो बताओ किसके परसेंटेज किसके बराबर होगा, कितने ppm के बराबर होगा? सीधी सी बात है, 10,000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? एक सिंपल सा फंडा है, जब भी परसेंटेज दिया हो तो उसको पार्ट्स पर मिलियन है ना, मिलियन है ना, तो मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको 10,000 का मल्टीप्लाई कर दो। 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर शुड बी द फर्स्ट वन। अब दिमाग में आ सकता है कि 10,000 का ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? ये क्वेश्चन हो सकता है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि जब भी परसेंटेज दिया हो उसको पीपीएम में बदलने के लिए 10,000 का गुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे आएगा 100 इंटू पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है ना? 10 लाख मतलब 10 लाख होता है। मिलियन का मतलब समझते हैं? अगर मैं कहूँ 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए मेरे, तो मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए मेरे। आएगा वो, भगवान करे वो भी दिन भी आएगा जल्दी, लेकिन ऊपर 10⁻6 अपॉन परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। 100 और ऊपर कितना है? 6 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, तो जीरो हटेंगे तो कितने बचेंगे? 4 जीरो बचेंगे, यानी 10,000 बचेगा। तो 10,000 का हमें मल्टीप्लाई करना होता है। पता था तो ठीक बात, नहीं पता तो याद रखना। अब आपके सामने वो क्वेश्चन है N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 से रिलेटेड। सॉल्व करिए और बताइए फटाफट आंसर। 5 4 3 2 1। आई होप आपने अपना आंसर निकाल लिया है। आंसर शुड बी द 1.5। ओके, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 करेंगे, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन रखा नहीं है, आई थिंक ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, कर सकते हैं आप। 15 इंटू है ना, V1 इंटू नॉर्मेलिटी पूछिए, N1 पूछा है, V1 15 दिया इक्वल्स टू N2, V2 हमें 10 दिया है, तो फिर ये 1 ही हो गया, 1 अपॉन में 15 आ जाएगा ये तो। चलिए मैं कोशिश करूंगा इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने स्क्रीन पर आ जाए, नहीं तो आपके सामने कुछ ना कुछ सुविधा रखूंगा मैं इसकी, बट आप चेक करिएगा। अब हम देखते हैं AICE SRF में क्या सवाल आए, उन्हें समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब थोड़े से और क्वेश्चन देखेंगे आप जो वन शॉट में से निकल रहे हैं, है ना? जो मैंने हमने कवर किया था उसमें भी इस तरह की चीजें हमने आपको बताई थी कि टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या क्या होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिडिमेट्रिक एंड एल्कलिमेट्रिक मेथड्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इनमें से कौन कौन सी चीजें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के टाइप्स हैं? तो अगर आपने नोट्स अच्छे से याद किए हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रोवाइड कराए थे, या आपने अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये पता होगी बात, ये चारों ही तरह की सही है, यानी ABCD सारे ही सही है। ये मेरा सवाल सही था, 2025 में SRF में आया था, तो मेरा सही था, यानी सारे सही होंगे। अब एक ये भी पूछा गया है कि भैया इरिगेशन वाटर जो होता है उसमें से कौन सा पैरामीटर नहीं है, विच इज नॉट द पैरामीटर ऑफ इरिगेशन वाटर क्वालिटी? सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट, या एडजस्टेड रेजिडुअल सोडियम, है ना? एडजस्टेड SAR ही होता है ये भी, है ना? बताइए क्या हुआ, पता है आंसर? आंसर है ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज सॉइल का निकलता है ना? SAR वैल्यू भी सॉइल की निकलती है, वो बात सही है, लेकिन SAR पानी का भी हो सकता है। ESP जो है वो स्पेसिफिकली किसका होता है? मिट्टी का ही होता है। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, एक्सचेंज कितना हो सकता है सोडियम, वो मिट्टी में ही होता है। तो ESP इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, तो इसका आंसर होगा बी। समझ आ गया? SAR होता है, RSC होता है, एडजस्टेड। एडजस्टेड SAR किसने दिया था, याद है आपको? एडजस्टेड ASAR का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पता हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। अपॉन डाइल्यूशन, pH 3 है, उसे 10 गुना अगर मैं डाइल्यूट करूं तो बताइए pH क्या होगी? नहीं बता सकते हैं इसका जवाब? जरा सोचिए,
पीएच अगर 3 है और मैं कहूँ उसे 10 गुना डाइल्यूट किया है, तो बताइए क्या होगा जवाब? सोच लिया आंसर? बता रहा हूँ आंसर, बता रहा हूँ आंसर, 4 होगा, मतलब 4 पीएच होगा। क्यों? अभी कंसंट्रेशन कितना है? 10 टू द पावर -3 है। अभी कंसंट्रेशन कितना है? 10 की पावर -3। 10 गुना डाइल्यूट करोगे तो कितनी हो जाएगी कंसंट्रेशन? 10 गुना डाइल्यूट करना मतलब 10 गुना कम कर देना कंसंट्रेशन, यानी 10 की पावर -4 हो जाएगी। 10 की पावर -4 का आप जब नेगेटिव लॉगरिथम लोगे तो कितना आएगा आंसर? 4 आएगा। नेक्स्ट है रमेश के पास जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच 2 है, सुरेश के पास जो पीएच है वो 4 है। बताना है कि H प्लस कंसंट्रेशन या एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय रमेश इज डैश देन द प्रिपेयर्ड बाय सुरेश। तो रमेश और सुरेश की कहानी चल रही है। रमेश कहता है कि मेरे पास जो सॉइल का पीएच है वो 2 है, मेरे पास जो सुरेश कहता है मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच 6 है। तो दोनों की पीएच अगर के अंदर किसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या कम होगा ये बताना। तो पीएच जितनी कम होती है H प्लस कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होता है, ये बात पता होनी चाहिए। मतलब 2 पीएच वाले के पास ज्यादा H प्लस कंसंट्रेशन है, तो मतलब ग्रेटर ग्रेटर वाले आंसर सही है, या तो बी सही है या डी सही है। अब मैंने आपको एक फंडा बताया था पीएच के अंदर, पीएच का जो वीडियो है सॉइल पीएच का, उसमें आपको बताया था कि हर पीएच यूनिट चेंज पर 10 फोल्ड का चेंज आता है। कितने का चेंज आता है? 10 फोल्ड का चेंज आता है, राइट? कितने का चेंज आता है बताओ? 10 फोल्ड का चेंज आता है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 फोल्ड का चेंज आता है। अभी हमने कहा 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, 4 से 5 पे गए, 5 से 6 पे गए, तो हमने 4 फोल्ड का चेंज देखा। 4 फोल्ड का ना, 2 to 6 जा रहे हैं, 4 फोल्ड का चेंज देखा, तो इसका मतलब 10, 100, 1000 और 10,000, यानी 10,000 का चेंज। तो 10,000 गुना होगी कंसंट्रेशन H प्लस, कंसंट्रेशन बोल दीजिए एक्टिविटी, हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी 10,000 गुना होगी रमेश के पास, ठीक है? तो रमेश की 10,000 टाइम्स ग्रेटर होगी सुरेश। आई होप आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट। आगे हम देखते हैं वो क्या है। पूछा है कि कौन कौन से प्राइमरी स्टैंडर्ड के सॉल्यूशन है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के एग्जांपल पूछे हैं, बताइए 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 क्या होगा आंसर? आंसर शुड बी द सेकंड, यानी पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट भी है, KHP भी है, Na2CO3 भी है और ऑक्सैलिक एसिड भी है। ये तीनों ही जने क्या है? प्राइमरी स्टैंडर्ड। HCl, NaOH ये सारे क्या होते हैं? सेकेंडरी सॉल्यूशन होते हैं। फटाफट से इनकी मैचअप कर दीजिए। अभी मैंने आपको एक जो दिखाया था स्पेक्ट्रम, उसके हिसाब से जज कीजिए कौन सा क्या होगा। जज कर सकते हैं? जज कर लीजिए, जज कर लीजिए, जज कर लीजिए। आई होप आपने आंसर चेक कर लिया होगा। आंसर इज फोर्थ, यानी ब्लू जो है उसके लिए हम कह सकते हैं थर्ड। रेड का सबसे ज्यादा होता है, मुझे याद रहता है, तो बी का हो जाएगा फोर्थ। और ग्रीन का सबसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, नहीं वायलेट का सबसे कम होगा, यानी सी का सबसे कम, यानी फर्स्ट हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा। इजीली आप मैच कर सकते हैं। आइडियल रेंज पूछिए एब्जॉर्बेंस ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, या मैं और चेक करके बताऊंगा। इसका आंसर आपको याद रखना है 0.2 से 0.8 जो है इसकी आइडियल रेंज है। मैं इसको थोड़ा और काम करके फिर बताऊंगा। आई थिंक इसमें कुछ और थी मिसिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सॉल्यूशन ऑफ 2% कंसंट्रेशन इज इक्विवेलेंट। 2% को इक्विवेलेंट बदलना है, फटाफट से बता दीजिए आंसर। आंसर शुड बी द सी, यानी 10,000 का गुणा कर दिया तो 20,000। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, कॉन्सेप्चुअल है, बाकी सारे क्वेश्चन मुझे लगता है आप सीधा वन लाइनर पे हैं, तो फटाफट से आने वाले क्वेश्चन को हम सिर्फ देखेंगे और आंसर आपको मैं डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, अभी बताइए कि क्या होगा 0.02 मोलर BaCl2 है, उसको 0.1 मोलर HCl में मिक्स करोगे तो उसकी आयोनिक स्ट्रेंथ क्या होगी? आंसर ड्रॉप कर दिया गया था ICF द्वारा, इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, ये सारे आंसर गलत है। लेकिन आयनिक स्ट्रेंथ होती क्या है ना, ये बताना चाहूंगा। आयनिक स्ट्रेंथ मेजर करती है आयंस की कंसंट्रेशन को। इसको निकालने का एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? हाफ CZ², हाफ समेशन CZ²। हाफ, जैसे हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होता है ना, वैसे याद रखो हाफ CZ²। C यहाँ कंसंट्रेशन है, Z यहाँ पे क्या है? वैलेंसी है। तो C यहाँ क्या है? कंसंट्रेशन है, और Z यहाँ पे वैलेंसी होती है, याद रखना है। अब वैलेंसी सबकी अलग अलग होती है, वैलेंसी याद करने के लिए मैंने चार्ट आपको दिखाया है कि मोनोवैलेंट्स ये हैं, डाइवैलेंट्स ये हैं, ट्राइवैलेंट्स ये हैं, तो इनकी वैलेंसी आपको याद हो जाएगी। और रही बात कंसंट्रेशन की, तो ये क्वेश्चन वाला दे ही रहा है आपको, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपके सामने यहाँ रख दिया है। देखो BaCl2 जो है ना, वो टूटेगा Ba प्लस और Cl2 माइनस, तो Ba का अलग कंसंट्रेशन, Cl2 का अलग कंसंट्रेशन, क्योंकि 2 है Cl तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई। समझ आ रहा है? थोड़ा सा हैवी हो जाएगा ये अगर आपको पता नहीं है कॉन्सेप्ट को, लेकिन थोड़ा सा शांति से मुझे पॉज करके देखिएगा आप इस पोर्शन को, आपको समझ आ जाएगा। HCl का कंसंट्रेशन 0.1 दे रखा था, दोनों की 0.1 हो गए। तो CZ² क्योंकि समेशन था तो सबका अलग अलग हिसाब लेना पड़ेगा, 1/2 बाहर निकाल लेंगे और CZ² सब में कर लेंगे। तो C सबकी कंसंट्रेशन आपने ऊपर लिखी दी है, और Z का वैल्यू सबके पास आपको पता ही है, तो सबकी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.16, याद रखना।
ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखना, आयनिक स्ट्रेंथ का अगेन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ रखा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं फटाफट से बताइए। 3 2 1 आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर शुड बी द फोर्थ वन। ये नीचे वाली चारों क्या है, KMnO4, KiO3, K2Cr2O7, KBrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये मैंने आपको टेबल याद कराई थी वन शॉट वीडियो में, सारे इंडिकेटर्स का मैचअप याद करना था। पॉज करके आंसर देख लीजिए। आंसर है फोर्थ वन, यानी प्रेसिपिटेशन रिलेटेड है फेरिक एलम या पोटेशियम क्रोमेट से, न्यूट्रलाइजेशन रिलेटेड है थाइमो ब्रोमो ब्लू से, और सी का फर्स्ट एब्जॉर्प्शन इज रिलेटेड टू फ्लोरोसिन एंड इयोसिन, और डी का सेकंड यानी ऑर्थो डीपीए और ऑर्थो फेनाफ्थलीन से रिलेटेड है सेकंड से। डन। फटाफट से देखते हैं H+ आयन जो एक्टिविटी दिखाते हैं उसमें H+ की कंसंट्रेशन क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है बताइए फटाफट। याद है आपको, मैं जानता हूँ, मोल्स पर लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि DTPA जो एक्सट्रैक्टेंट होता है उसमें ABDTPA के अंदर कंपोजिशन क्या होता है, फटाफट से बताइए, मुझे पॉज करके आंसर सोचिए। 5 4 3 2 1 आंसर शुड बी द फोर्थ। AB मतलब अमोनियम बाइकार्बोनेट था ही। अमोनियम बाइकार्बोनेट का वन नॉर्मेलिटी होती है 0.005 मोलर DTPA, 7.6 pH याद रखना। नॉर्मल DTPA का 7.3, इसका कितना होता है 7.6। नेक्स्ट क्या है, क्रोमिक एसिड के अंदर क्या होता है, अभी मैंने हवाओं में बताया था आपको, क्रोमिक एसिड H2SO4 और K2Cr2O4 होता है। बड़ा आंसर। अब देखिए फटाफट मैं निकाल रहा हूँ आंसर, क्यों, क्योंकि 45 मिनट में मुझे वीडियो खत्म करना है। और पूछा है कि एनालिसिस दिया गया है थर्मोलेबाइल कंपाउंड जो है कौन सा सुटेबल नहीं है। फॉर द एनालिसिस ऑफ थर्मोलेबाइल कौन सा सुटेबल नहीं है। थर्मोलेबाइल का मतलब समझते हैं, जो गर्मी मिलने पर टूट जाएंगे आसानी से। थर्मोलेबाइल, थर्मो मतलब गर्मी, लेबाइल मतलब टूट जाएंगे। तो कौन से, यूपीएलसी क्या जानते हैं आप, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, आप याद रखना, इसका आंसर है GCMS। GCMS का मतलब है गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर हम देख सकते हैं वोलेटिलाइज्ड कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप गैस क्रोमेटोग्राफी काम में लोगे तो आप थर्मोलेबाइल कंपाउंड काम में नहीं ले सकते। तो आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन थर्मोलेबाइल के लिए आप GCMS का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये फिर से वही क्वेश्चन है, आपको इंडिकेटर दिया है, एलिमेंट पता करने हैं। फटाफट से बताइए, मुझे पॉज करके आंसर फटाफट से पॉज आंसर 635 का आंसर है सेकंड। बिल्कुल इजीली मैचअप कर लेंगे, बहुत इजी है। फटाफट से बताइए, कंसंट्रेशन आपको दे रखी है इतना, 100 टाइम डाइल्यूट करना है तो 100 टाइम छोटा कर दो उसको। फटाफट आंसर शुड बी द 4, 100 गुना कम कर दिया, डन। 10 मिलीग्राम 1 लीटर में डालोगे तो क्या हो गया, 10 मिलीग्राम 1 लीटर में डालोगे तो क्या हो गया, 10 ppm हो गया भैया। तो आंसर शुड बी द फोर्थ वन, डी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है DTPA का एक्सट्रैक्टेंट पूछ लिया। 3 2 1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक बताई थी मैंने, 3 2 1 ट्रिक बताई थी मैंने वन शॉट वीडियो में, उससे याद रखना है। आंसर शुड बी द थर्ड। 3 मतलब DTPA में 3 जीरो वाले लोग हैं, CaCl2 में 2 आ रहा है, 2 पॉइंट वाले पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, और 1 T सिंगल वर्ड है तो पॉइंट के बाद 1। मैंने बताया था, ऐसा ट्रिक आपको याद रखना है। राजस्थान ERO वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के, बहुत सिंपल हैं, याद हो सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी H2SO4 याद है, मैंने आपको एक चार्ट दिया था पिछले वीडियो में, वन शॉट वीडियो में। उस चार्ट के अंदर जितने भी सेकेंडरी एलिमेंट, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस थे, उन सब की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी हुई थी, तो वहां याद होना चाहिए आपको उससे। सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है 1.84 है। उसके बाद CaCl2 जो आप काम में लेते हैं 0.15 नॉर्मल सल्फर स्टेटस निकालने के लिए, तो उसमें मीडियम की रेंज क्या है, इंटरमीडिएट करना है मीडियम रेंज को, तो उसकी रेंज क्या हो, 10 से कम लो, 20 से ज्यादा हाई, लेकिन मीडियम में 2 लोग हो जाते हैं, है ना। तो 10 से 15 या 15 से 20 चूज करना है एक को। तो आंसर दिया गया है 10 से 15 मिलीमीटर, 10 से 15 ppm, याद रखना, सेकंड है इसका आंसर। नेक्स्ट पूछा है देवरदा एलॉय, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बार बार चिक चिक के कहा था, देवरदा एलॉय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुअल्जन बोल के बात कराया था आपको, कुअल्जन 50 45 5, आंसर शुड बी द फोर्थ वन। छोटे छोटे से इजी क्वेश्चन है। एक्वारेजिया मैंने कहा था, HCl कहता है कि मेरे पास 3 नहीं है, HNO3 कहता है मेरे पास तो मेरे फॉर्मूले में ही 3 है, तो इसको 3 देने की कोई जरूरत नहीं है। HCl को 2 3, HCl को दे दिया 3 और HNO3 को मिल गया 1, आंसर शुड बी द सेकंड वन। ये ट्रिक है याद रखने की, ठीक है। नेक्स्ट है, एक मिली साइमंड्स पर मीटर को बदलना है DC में, मिली को DC में लेके आना है। मिली मतलब 10 की घात -3, DC मतलब 10 की पावर -1, -3 से -1 पे लेके आना है, तो मतलब 100 का फर्क है।
100 का फर्क कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, यानी सेकंड होगा आंसर। समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एजोमेथिलीन एच मेथड किसके लिए होता है, याद है नोट पॉइंट के रूप में मैंने आपको वन शॉट वीडियो में 4 नोट पॉइंट दिए थे, चारों इंपॉर्टेंट थे, उसमें से एक नोट पॉइंट ये है एजोमेथिलीन एच क्या है, बोरॉन के लिए होता है। मॉलिब्डेनम के लिए एक थायोसल्फाइड मेथड हो जाता है ना, या नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, आई थिंक मॉलिब्डेट जो है वो मॉलिब्डेनम के लिए क्या था, ऑक्सोलेट मेथड था ना। ओके चलो ठीक है, उस नोट पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं भी मिस कर रहा हूँ, मैं भी रिवाइज करूंगा, ठीक है। एमिशन वेवलेंथ पोटेशियम की कितनी होती है, सबसे ज्यादा होती है, पॉलीथीन याद कराया था, लिलैक कलर होता है उसका, है ना, तो 766 मिलीमीटर होता है। अब ये क्वेश्चन फटाफट इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि वन शॉट वीडियो में मैंने बहुत जोर दिया था इनके ऊपर। CaCO3 रैपिड मेथड के अंदर कौन सा इंडिकेटर काम लेते हैं भैया, ब्रोमोक्रिस्टॉल ब्लू भी लेते हैं, ब्रोमोक्रिस्टॉल ग्रीन भी लेते हैं, डन। और पूछा है कि जो आप मेथड देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर डिटर्मिनेशन में, उसमें ग्रीन कलर किसके कारण आता है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फर्स्ट होगा यानी क्रोमियम +3 के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में DTPA मेथड जो है उसके अंदर टी कितना % प्रोटोनेट होता है, चीख चीख के बताया था मैंने आपको DTPA वाले वीडियो में, और वन शॉट में भी बोला था आपको 75% यानी 3/4 हिस्सा जो है वो प्रोटोनेटेड होता है। 49 में झलडाल मेथड पूछा है K2SO4 का क्या काम है, टोटल एस्टिमेशन में K2SO4 क्या करता है, बीपी बढ़ा देता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है उसका, तो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ डाइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है। COSO4 क्या करता है, कैटालिस्ट का काम करता है ना। 2 लीटर अगर आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है तो कितना डालोगे, 2 लीटर के लिए दुगना डालना पड़ेगा, है ना, 1 नॉर्मल के हिसाब से, तो इस हिसाब से जानना तो कितना चाहिए 49, लेकिन 2 लीटर पूछा है तो उसका आंसर होगा 98.08। सिंपल है, मैंने इन चीजों के बारे में पहले बात की है वीडियो सीरीज में, है ना। और नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन मिक्स करना है, जो मिक्स इंडिकेटर होता है उसका क्या कंपोजिशन है, 3 चीजें होती हैं उसमें, 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं पता होनी चाहिए, मेथिल ब्लू होता है, ब्रोमोक्रिस्टॉल ग्रीन होता है, और साथ में एथेनॉल होता है। ये 0.1 ग्राम होते हैं, उसको 100 ml एथेनॉल में डालते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लेंदी हो गया आई नो, बट क्वेश्चंस दिखाने जरूरी है आपको, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर मैंने एक सीरीज कवर करी है तो क्वेश्चंस भी आपके सामने होने चाहिए, क्या पूछे जा रहे हैं, है ना। विलियम एंड स्टीनबर्ग मेथड जो है CaCl2 का, उसमें टर्बिडिटी किसके कारण आती है, याद रखना है BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड के आती है, कारण आती है। और सल्फेट मेथड के अंदर आपको पूछ रहा है कि अमोनियम मॉलिब्डेट जो है उसके अंदर ब्लू कलर क्यों आता है, क्योंकि स्टेनस क्लोराइड जो है उसका क्या करता है, रिडक्शन करता है, रिडक्शन के कारण आता है। ठीक है, दूसरा हम कहते हैं सोडियम सोना, सोना सोना कैसा होता है, ये पीले रंग का होता है, तो आंसर शुड बी थर्ड वन। मैंने ट्रिक्स से हमेशा आपको ये चीज याद कराई है, तो मुझे लगता है आपको पता होगा। फेनोल्फथालीन की रेंज क्या है, बच्चा बच्चा जानता है कि भाई एल्केलाइन की रेंज में होता है, तो एल्केलाइन के लिए 8 से 10 होगा। और आपको पूछा है पीएच 5.5 से 4.5 हो गई, तो एल्यूमिनियम के लिए कितना चेंज आएगा, मोनोवेलेंट के लिए 10 का चेंज आता है, डाइवेलेंट के लिए 100 का चेंज आता है, ट्राइवेलेंट के लिए 1000 का चेंज आता है, तो आंसर होगा थर्ड। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पोटेशियम हम देख सकते हैं 1 नॉर्मल न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिटेट के लिए क्या रेशो होता है, बार बार याद कराया था उसमें 1:5 होता है, सॉइल और वाटर का सस्पेंशन 1:5 होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों काम में ले रहे हो तो उसके लिए आप EBT यानी इरिक फ्रॉम ब्लैक टी काम में लेते हो, लेकिन अगर सिर्फ कैल्शियम ले रहे हो तो उसमें क्या काम में लोगे, या तो आप म्यूरोक्साइड काम में लेते हो, है ना, सॉरी, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली हम कौन सा काम में लेंगे, तो कैल्गन काम में ले सकते हो, म्यूरोक्साइड यानी अमोनियम प्रिपरेट नहीं है तो आप कैल्गन काम में ले सकते हो, आंसर शुड बी द फोर्थ वन। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि पीएच जो है नेगेटिव लॉगरिथम है, तो यहाँ H+ का वही यूनिट पूछ के तो मोल्स पर लीटर हो जाएगी। आज का लास्ट सवाल EC क्या है, EC का रिलेशन पूछा है OP के साथ, याद ही है, बच्चा बच्चा जानता ही है, आंसर शुड बी द फर्स्ट वन, यानी OP इंटू माइनस का 0.36 होता है इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई नो दिस वीडियो इज वेरी लॉन्ग, लेकिन अगर आपने ये सारे सवाल सुने हैं तो आई एम रियली श्योर ये क्वेश्चंस आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे। अगर ये सारे सवाल अगर आपके सही हो पाते हैं, 60 में से आपके 50 सवाल सही हो जाते हैं, तो आई एम रियली श्योर आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री मजबूत हो रही है। बताइएगा आपका कोई थॉट प्रोसेस हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।